फाइनली 100 क्लासिक क्वेश्चन ऑफ इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री रेडी। अगर आप एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हमने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री विद इन 3 आवर कंप्लीट करा दी है वन शॉट, जिसमें हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन रह जा रहे थे, मैंने भी ये 100 क्वेश्चन ले लिए जिससे सब कुछ ही कवर हो जाएगा। हमने इंटायर ऑर्गेनिक करा दी है विद इन 3 आवर में, जो एक अलग लेवल है। आप कहीं भी सर्च कर लेना, जहाँ तक मुझे पता है कि इससे बेस्ट आपको विद इन 3 आवर और कहीं नहीं मिल सकता, जो कि हर चीज़ कवर्ड है। पूरी इनऑर्गेनिक भी मैंने विद इन 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया है ना, लगभग 1.5 घंटे। एक अलग लेवल कंटेंट भाई। तो अगर आप नीट 2026 में एटलीस्ट 160 प्लस लाना चाहते हो, जो कि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी ला रहे हैं, ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हमारा आप गेस्ट पेपर देख सकते हो भाई, ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं होते, इनके पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। मैंने बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाते। एक बार आप लेवल अप क्वेश्चन देखना, है ना। ये सब हमारे लगभग 8 गेस्ट पेपर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी और आने हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप देखो ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन इसका ऐसा होता है ना, मेरा कोशिश यही होता है कि क्वेश्चन के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए, इस लेवल का सॉल्यूशन। उसके बाद सुपर 45, एक यूनिक लेवल का सुपर 45 कराया गया है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दिया गया। जो ये सुपर 45 किया है भाई, उसने पूरे क्वेश्चन समझ लो करके ही आने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 45 क्वेश्चन मतलब अलग ही है भाई। 45 क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर ही कवर कर लेंगे, ऐसा समझो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया गया। फिलहाल चलो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। तो ये एक बहुत ही हाईली रेलेवेंट कंटेंट है विथ हाई क्वालिटी। और ये 100 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको फास्ट बताने वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी सुपर 45 गेस्ट पेपर में बहुत ही एक्सप्लेन किया है। ये आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। यहाँ पे देखो, ये अलग ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी आपको नंबर ऑफ एटम बोले, नंबर ऑफ एटम बोल दे, या इसमें कुछ भी बोल सकता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दे, या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी, या नंबर ऑफ आयंस पूछ ले, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। आयंस पूछ लेगा तो यहाँ पे आयंस हो जाएंगे टोटल्स, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एटम पूछा है तो एटॉमिसिटी हो जाएगा। और एटॉमिसिटी क्या होता है, ट्राई एटम मतलब जितने एटम है, मान लो जैसे हमारे पास P4 है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, मोल निकाल लो। मोल गिवन है 0.1, Na को Na में आपको पता है ना 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। एटॉमिसिटी आपको दे रखा था 3, तो Na की वैल्यू पुट कर लो 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आंसर अपने पास आ जाएगा लगभग 1.8, मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चैप्टर का ही एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है। अगर आप इसको भी देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। इसको बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। देखो हाइड्रोजन के बारे में इन्फॉर्मेशन है और ऑक्सीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर किसी दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट में, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है अभी समझाता हूँ। देखो हम बताते हैं, जो भी गिवन है आप लिख लो। ये बैलेंस करके लिख लिया हमने पहले इक्वेशन। 10 ग्राम ये गिवन था, 64 ग्राम ये। इनिशियल मोल लिख लो, हमेशा ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन। इनिशियल मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट 2, ये वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट 32। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 आया 2 आया, ये इनिशियल मोल है। अब एन स्टार वाला पॉइंट निकालते हैं, या इसी को एन रिएक्टेड बोलते हैं। यही फिक्स प्रोसीजर है। तो स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है। हमने 5 को डिवाइड कर लिया 1 से, ये से। यहाँ पे 1/2 है तो हमने इसको डिवाइड कर लिया इतने। अब देखो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 4 में। 4 कम है, तो कम है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म होगा, है ना। तो यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम हो वो पहले कंज्यूम होता है रिएक्शन में, मतलब 4 ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 5 - 4, 4 तो इसके साथ रिएक्ट कर गया,
तो 5 - 4, और मज़े की बात है जहाँ जो 1 होता है ना स्टोइकियोमेट्री उसको यहाँ पे लिखा करो, और ये तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा 0। तो जो ख़त्म हो रहा है वही तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 4 और स्टोइकियोमेट्री लिख लेना, ये रूल है। तो अब फाइनल मोल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल मोल है सबके। पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये वाटर के मोल आए हैं, ये मोल निकाले हो। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मोल अपने पास 4 है, वेट पूछा तो मॉलिकुलर वेट वाटर का 18, तो वेट निकल के आ जाएगा इतना आंसर। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेट तो हमने अपने से निकाल दिया है, आपसे केवल मोल ही पूछा था, है ना। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, मोल में गिवन है तो 4 लिखो, वेट पूछा होता तो अपन 72 लिखते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला था कि द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इतना, तो इसमें क्या बोला, मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल। देखो ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम एटम लिखा हो, इसका मतलब होता है मोल, इसका मतलब होता है मोल। तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट पॉइंट था, आपको ये बात पता होनी थी। बाकी तो क्वेश्चन लग जाएगा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, फार्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल बराबर मोल, मोल 1.5 मोल दे रखा है इसका मतलब, तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इतना गिवन था, वेट निकल के आ गया इतना। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। पहला ऑप्शन देखो, मॉलिक्यूल के टर्म्स में अगर मोल का फॉर्मूला देखें तो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एन है, एवोगैड्रो नंबर। पहला ऑप्शन देखो 44 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, मोल इंटू एन है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया। मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट दे रखा है मॉलिकुलर वेट CO2 का 44, Na 1 Na आ गया। दूसरा अब निकालो 48 ग्राम, यही तो सिंपल, अब यही हम यूज कर रहे हैं। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट O2 का 32, Na 1.5 आया। तीसरा ऑप्शन 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 Na। चौथा 64/64 Na क्या आ जाएगा, Na। तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मॉलिक्यूल, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना इस वैरायटी का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो अभी इसमें पहले जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो था ना वैसा ही है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आयंस पूछ लिया, इसमें कैसे निकालोगे आप। देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई टोटल आयंस, ठीक है। और Al2SO4 थ्राइस को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, Al यहाँ पे हो जाएगा 3+ और ये SO4 2-, इसको बैलेंस करके लिख लो, यहाँ 2 यहाँ 3, टोटल आयंस कितने हैं 5। मोल निकाल लो, मोल कितना हो जाएगा, मोल नहीं पता, तो मोल होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मोल आता है अगर गिवन हो तो यहाँ पे हम सब कुछ करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, सिंपल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया, ये हो गया मोल। अब नंबर ऑफ आयंस कितना, मोल इतना आ गया, इसको Na लिख लो, और आयंस टोटल 5 थे, 2 और 3 5, तो बस अपने पास ये आंसर हो गया, ठीक है। और हाँ भाई, ये आप सोच रहे हो कि ये आप ऐसे बता रहे हो, भाई मैंने एक एक चीज़, मैंने जिस तरीके की सॉल्यूशन यूट्यूब पे दी है ना वैसा कहीं पे नहीं मिलेगा ब्रदर। ये जो चीज़ें आप लिख के देख रहे हो यहाँ पे ना, क्योंकि टाइम नहीं है तो आपके लिए, इसलिए टाइम बचाऊँ तो इसलिए जल्दी जल्दी वो कर दिया। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया हूँ, लिख लिख के वहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे नहीं आता था। तो अभी टाइम कम है इसलिए मैंने ऐसे की, सब कुछ इतना डिटेल सॉल्यूशन होता है कि आप अगर चैप्टर थोड़ा भी आइडिया है ना तो पूरी चैप्टर आप कवर कर सकते हो इस लेवल का। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारे सब कुछ लिख के बताया, तो ये एक बार चेक करना, और है ना सुपर 45 या गेस पेपर। और ये भी जो बताऊंगा वो भी किसी से कम नहीं, बाकी आप किसी से मैच कराओगे ये भी हमेशा टॉप पे ही रहेगा, है ना, सारी चीज़ें ही बताऊंगा। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये बोला था मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 54 ग्राम ऑफ H2O इज इतना, तो हमें पता है मोल बराबर मॉलिक्यूल अपॉन Na, वेट गिवन होती है वाला, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो 54 हमने ये लगा लिया, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिक्यूल नहीं पता था तो मॉलिक्यूल इतना आ गया। हाँ भाई सही तो है, मॉलिक्यूल लगभग। और सेकेंड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ 36 ग्राम H2O इतना, तो वही निकाल लो कितना आ रहा है, हाँ इतना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखो, आज मैं आपको एक टॉफ़ी रूल बताऊंगा, ये मेरा टॉफ़ी रूल होता है। अगर मैं बोलूँ 10 टॉफ़ी की प्राइस है 20 रुपये, तो एक टॉफ़ी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 10। मैं पूछूँ 15 टॉफ़ी की प्राइस, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहाँ स्टोइकियोमेट्री कब लगाना, जब किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। जैसे यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव इतना CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होगा CO2 और CaO देगा, है ना, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है, तो स्टोइकियोमेट्री लगाना है। कैसे लगाना है समझो, यहाँ पे हमारे पास हमने इक्वेशन लिख दिया है, तो इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, जब भी गिवन हो बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना, 1 मोल CaO मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है,
तो यहाँ पे देखो हमारे बात किसके बीच में हो रही है, CO2 के बीच में और इसके बीच में। तो देखो हम इसको 1 मोल है तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट बराबर हमने क्या लिख लिया 100, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 100 ग्राम से 22 पॉइंट लीटर CO2 मिल रहा है। हमने इसको लीटर में क्यों लिखा है, क्योंकि वो लीटर में बात कर रहा है। 100 ग्राम से इतना लीटर मिल रहा है। अरे ये वाला फार्मूला लगा लिया ना, 22.4, इसके मोल कितने हैं 1, तो इतना आ गया। 100 से इतना मिल रहा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.4 लीटर से 100 ग्राम रिक्वायर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 लीटर के लिए 100/24, वही टॉफी वाला रूल है। 10 से 20 तो 1 से 20/10, तो इतने लीटर से इतना, तो 1 लीटर से इतना बाई डिवाइड कर लिए। पूछा कितने के लिए था, इतने के लिए, जैसे 15 के लिए तो ये 50 इसके लिए पूछा था तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आया। ये क्या हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू आई। अब परसेंटेज प्योरिटी आप लोगों को निकालना है ना प्योरिटी। तो एक तो आपके पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई ये आप रख लो, और एक आपको गिवन था 50 ग्राम इनिशियली, है ना, परसेंटेज प्योरिटी ये आया 4, और गिवन कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, देखो ये बोला था व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबक्शन, जैसे ही कंबक्शन नाम लिखे आप ये इक्वेशन तुरंत लिख दो। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है O2 से तो CO2 H2O बनता है। अब बोला है कि 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, मतलब 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये वैल्यू कितना गिवन है 9.5, प्रोड्यूस वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है Y/2 बराबर 3 इक्विवेलेंट। बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन था इतना, वाटर कितना गिवन था 3, तो x बराबर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 8, y बराबर 6। ठीक है, ये वाला सवाल स्टोइक्योमेट्री का है। एक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, गो विद द स्टोइक्योमेट्री, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो, ये गिवन था। चलो अच्छा हो गया। अब बोला है कितना यील्ड्स अ रेसिड्यू मतलब वेट पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी चेक करके आपको समझ आना चाहिए कि वेट ही पूछ रहा है। तो देखो 1 मोल से 2 मोल Ag मिल रहा है, सीधी बात 1 मोल से 2 मोल Ag मिल रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, 0.0 इतने Ag2O3 से कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई किए समझो, एक से ये डबल हो रहा है तो सीधी सी बात है ये भी तो डबल होगा, इतने से ये डबल हो जाएगा 2 मोल ऑफ Ag। अब ये मोल पता चल गया तो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल पता है, वेट नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर वेट Ag का 108, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके इतना लिख लेंगे, आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलो आगे। और आप कहोगे सर इसको कहाँ से लाएं, तो डियर ये गिवन था वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमने कर लिया है ना, सिल्वर कार्बोनेट का, तो ये इतना आया था। तो इतने के लिए ये वैल्यू पूछ रहा था ना, ये कितना चाहिए इसका वेट, इतने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू हमने बैलेंस लिखा, फिर ये जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग लिख के सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। देखो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास ये है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है, मॉलिक्यूलर वेट अपने पास जो गिवन है 150, तो मोल बराबर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई, मतलब ये जो गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला का मास। मॉलिक्यूलर का 150 गिवन था, एम्पेरिकल का इतना गिवन था, ये 5 आया। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला से n से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 जो ये आया n उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो रेडियस का एक सबसे पहले तो फार्मूला आप जानो, ये है रेडियस का एक जनरल फार्मूला, है ना, जो बचपन से आपको पढ़ाया गया है, बचपन से नहीं मतलब क्लास 11 से। तो बोला है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है n², ठीक है, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3, और लिथियम के लिए पूछा था Z की वैल्यू इतना, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो अपने पास ये से कट्टम कुट्टन ये कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। आपको अभी से बोल देता हूँ, कभी अगर रेडियस और लैम्डा की बात करें और ऑर्बिट, तो आपको ये रिलेशन याद रख लेना, शॉर्टकट है, बच जाओगे। मैंने बोला रेडियस और लैम्डा का रिलेशन 2πr = n लैम्डा। ठीक है, अब बोला इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन A0, ठीक है, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड, ये जेई का क्वेश्चन है। तो देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट के लिए ये तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये लिख लो चाहे तो, और रेडियस ऑफ थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 रख दो। अब 2πr = n लैम्डा होता है, तो 2πr की वैल्यू आपने ये निकाल ली थर्ड के लिए, और यहाँ पे n की वैल्यू थर्ड बोला है, थर्ड के लिए ये पूछा था, तो n की वैल्यू थर्ड इंटू लैम्डा, लैम्डा = इतना आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें आपको सिखाने वाला हूँ, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी सुपर 45 में एक्सप्लेन्ड है, पर यहाँ पे मैंने ले लिया वही क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे 10-10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10, 7, 15 जैसा रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल देखो। अच्छा हाँ, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ,
और जो लोग जुड़ चुके हैं वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ जाओ। भाई नीट 2025 का जो पेपर हमने विद इन 2 मंथ कराया था, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कोई पैसा नहीं था, वही पेपर आया था। मतलब क्वेश्चन 100% पैटर्न फॉर्मेट एकदम मैच थे, मैच करा लो जाके, है ना, विद इन 2 मंथ। तो भाई आप ये समझो, अभी तो 1 साल पहले से कंटेंट दे रहा हूँ, है ना, तभी से तैयारी शुरू है 2026 की। तो 5 स्टेप स्ट्रेटजी इस बार तो हमने दिया, अलग ही लेवल है भाई 5 स्टेप स्ट्रेटजी का। अगर आपने फॉलो किया है तो 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो। और इवन बहुत सारे लोग हमारे टेस्ट में ला रहे हैं। 160 तो अपना मिनिमम टारगेट था, ठीक है। ये पूरा वीडियो दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से आप में से लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, इमोशनली फंस जाते हैं लोग, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग होते हैं गुमराह करने वाले, है ना, कोई स्टूडेंट को समझने वाला नहीं, सब पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कई लोग तो भाई मैंने सुना 20-20 हज़ार की मेंटरशिप लिए हैं, कोई 30 हज़ार, कोई 45 हज़ार, है ना। तो फिलहाल उनकी गलती नहीं है, वो लोग ऐसा कुछ बोलते ही हैं कि आप लोग फंस जाते हैं। और मेरा 200 का जो मेंटरशिप है भाई 100 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स बेटर। एक बार आप कंटेंट जाके प्ले लिस्ट में देखना और मैच करा लेना, किसी से भी मैच करा लेना। अभी बात मैं ये गला फाड़ के इसलिए नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं आओ मेरे पास आओ आप रहो, मैं इसलिए बोला कि आपका जो फ्यूचर है भाई ना, ये एक ही बार मिला है, ठीक है। इसको सही जगह आप यूज़ करो, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करो। और ये 200 वाला बहुतों को मैंने फ्री में दिया है, जो आके हमसे बोलते हैं पैसा नहीं है, अब वो झूठ बोलें अलग की बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेंटरशिप में और क्या क्या दिया हूँ ये भी सुन लो। पहला, क्लासिक 1 शॉट, ऐसा 1 शॉट कि जो कहीं फेल ही नहीं होता। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक ऐसा कंटेंट मिले जिसे देखने के बाद और दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो। 5-7 क्वेश्चन करने के बाद कहीं अटक ना जाओ। सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT 5-7 से किताबें जो मैंने 3 आवर का भी कराया ना, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके अलावा ये चैप्टर वाइज है। और एक अलग लेवल से कंटेंट मिलेगा। जो मुझे प्रॉब्लम थी, मैं स्टूडेंट था तो मैं कैसा फील करता था, मुझे कैसा कंटेंट चाहिए, वैसा वाला कंटेंट ये देखो अलग। ये मेरा तरीका है भाई पढ़ाने का, ठीक है। और इसे करने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे चैप्टर के मैंने प्ले लिस्ट में दे दिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जाके यूट्यूब में देखो, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, सुपर 45 क्वेश्चन। जो सुपर 45 क्वेश्चन किया भाई, उसने मतलब कि हर ही लेवल का मैंने प्रॉब्लम में लिया। ये 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के बराबर होते थे, ठीक। मैंने हर चैप्टर के सुपर 45 क्वेश्चन, ओके, कोई कहीं ऐसे रैंडम नहीं कि बेमन से क्वेश्चन ले लिया। ये ऐसे क्वेश्चन लेता था कि आपको हर क्वेश्चन अलग वैरायटी को पूरा अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा चैप्टर कवर लें, तो ये भी मैंने पूरा दिया फ्री में। उसके बाद हमने संडे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोला, जो लास्ट ईयर कराया था चैप्टर वाइज, वो जाके कर लो प्ले लिस्ट में। फिर संडे स्पेशल टेस्ट था, है ना, जिसमें हमने स्टूडेंट के कहने पे मेंटरशिप लॉन्च किया था। जेन्युइन लोग जुड़े, तो 400-500 लोग ऑलमोस्ट तो हो चुके हैं उसमें, है ना, 200 रुपीज़ का। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जुड़ो, उसमें जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, फिर पर्सनली मैसेज करो। टेलीग्राम भी जुड़ जाना, ऐड हो जाना। हाँ, और एक जो व्हाट्सअप ग्रुप है कॉमन, उसमें तो 1025 का लिमिट होता है, तो फुल हो गया, मुझे 2 ग्रुप बनाने पड़े। तो हमने दूसरा ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन हो जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट 2027 के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, एक सही प्लेटफॉर्म को चाहते हैं, है ना, जो स्टूडेंट को सच में समझे, तो आप अभी से मुझे बता के व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ जाना, पर्सनली मैसेज कर देना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिमिटेड लोग हो जाएंगे, तो फिर मैं देखूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, और मुझे मतलब नहीं, आप जो जुड़े हो आपको पता है ना, क्योंकि और मैं ये भी कहूँगा कि आप हमसे ऐसे ही मत जुड़ो ब्लाइंडली, आप एक बार मेरा कंटेंट देखो जाके, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है। इवन मैं ही नहीं, कोई भी हो, अगर हाँ जेन्युइन लगता है तो आप जुड़ो, ठीक है, पर टाइम से जुड़ो। और जो लोग अभी लेट हमें जानते हैं वो रिग्रेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग लास्ट में आते हैं और रिग्रेट करते हैं। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और वो भी कुछ नहीं है ना, अब ये यूट्यूब वो पहुँचाता है। तो बस यही है, हमने आपको बता दिया, आप जुड़ जाओ। और चलो ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोला, इफ़ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन, तो लाइमन बाल्मर पार्शियन ब्रैकेट फंड पी फंड होता है, हम फिर उसके बाद तो फर्स्ट लाइन। तो अगर मैं बोलूँ लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन कौन की, ये होगी, यही फर्स्ट लाइन है ना। सेकेंड लाइन पूछूँ लाइमन के लिए तो ये हो जाएगी 3 से 1। तो बोला है पार्शियन के लिए फर्स्ट लाइन, तो लाइमन बाल्मर पार्शियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी, और सेकेंड लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट का 4 से 3 हो रहा है, और सेकेंड का कहाँ से हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ये रिडबर्ग फार्मूला बोलते हैं इसको, 1/λ, और इसी को वेव नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमेशा n फाइनल होता है या n इनिशियल होता है ना।
ना। तो अगर हम 4 से 3 में देखें तो ये एन इनिशियल है, एन फाइनल है, तो एन फाइनल 3 इसके लिए फर्स्ट लाइन के लिए, और 4 ये हमने रखा इतना है। सेकेंड लाइन का सेम पुट कर लो, ये अपने पास 9 हो जाएगा फाइनल, और ये इनिशियल 5 सेकेंड। हमने इक्वेशन नंबर सेकंड निकाला। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, ये वाला ये गिवन था लैम्डा आपको यहाँ पे, ये वाला ये नहीं गिवन था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डी ब्रोगली का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स देन द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, तो लैम्डा इन्वर्सली है अंडर रूट ऑफ काइनेटिक, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ke2 अपॉन k1, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो ke2 कितना हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना ही रहेगा, तो कट्टम कुट्टम लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ ये निकाल लेते हैं। देखो रेडियल नोड क्या होता है, n-l-1, एंगुलर नोड क्या होता है, ये एंगुलर केवल l, और टोटल नोड क्या होता है n-l-1, ठीक है। तो ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा, l से l ये हो जाएगा टोटल नोड। तो 2s के लिए निकालो, तो यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको n बोलते हैं, और s p d के लिए l की वैल्यू है, ये l गिवन है, ठीक है। तो s गिवन है तो l की वैल्यू 0, तो हम निकालेंगे एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, l 0। 3p के लिए n की 1, l की वैल्यू 1, तो एंगुलर नोड 1। यहाँ 5 के लिए n की वैल्यू कितना 5, और f के लिए कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 3, तो एंगुलर नोड 3 हो जाएगा। 4d के लिए ऐसे निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको एक चीज़ सिखाना था कि पूछे नंबर ऑफ विजिबल लाइन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू अप टू ग्राउंड स्टेट। अगर मान लो ट्रांजिशन ऐसा हो रहा है कि आपको नाम पता है, जैसे विजिबल बोल दिया इसने, विजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता होना चाहिए, जो विजिबल होता है वो बाल्मर के लिए होता है, ठीक है। तो मतलब ये ना स्पेसिफिक नाम दे रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है स्पेसिफिक लाइन के लिए n2 - n1, ठीक है। तो कहाँ तक आ रहा है, बोला विजिबल मतलब 5th से ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, तो विजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है, बाल्मर से, और n2 - n1 मतलब 5 से ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा विजिबल के लिए, बाल्मर से ही स्टार्ट होता है, तो यही 2 5 - 2। अगर मान लो स्पेसिफिक नाम नहीं पता होता तो n2 - n1 n2 - n1 + 1 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नाम दे रखा है इसलिए ये वाला, ठीक है। आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इतना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वर्क फंक्शन आपको इतना दे रखा है 3.8 का, और फोटोन स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस विद एनर्जी मतलब इंसिडेंट एनर्जी इतना है। तो बोला है व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये मेटल है और ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, मिनिमम एनर्जी उसे जो रिक्वायर्ड होता है सरफेस तक ले जाने में, ठीक। तो इसको मिनिमम एनर्जी इतना रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक जाने में। तो मान लो इसे वर्क फंक्शन गिवन है 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देने के बाद ही यहाँ तक जाएगा। आप दे रहे हो इसे 20, तो बताओ 20 अगर दे रहे हो तो 10 तो ये खर्च कर देगा यहाँ तक जाने में, बचेगा कितना 10, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h इंटू म्यू। h इंटू म्यू क्या है, इंसिडेंट एनर्जी जो आप दे रहे हो, और ये माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे, इसमें ये वाले फार्मूले में ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, 2.4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इफ़ रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, तो रेडियस कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z। तो रेडियस आपको दे रखा है, nth ऑर्बिट के लिए पूछा था, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। खत्म कहानी। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो देखो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता है, E/m। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास। ए और बी के लिए गिवन है रेशियो इतना, ठीक है। तो 2/3 गिवन है, और इसको हम दो ए और बी की बात कर रहे हैं तो हम इसको EA/EB लिख लेते हैं, MB/MA ऐसे लिख सकते हैं। 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो EA/EB नहीं पता था, MB पता है, गिवन है देख लो, ठीक है। 3/2, तो EA/EB की वैल्यू 4/9 निकले, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बी। वेलोसिटी देखो क्या होता है, Z/n, मतलब Z के डायरेक्टली होता है, n के इन्वर्सली, n ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन और लिथियम की बात कर रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, VHN क्या हो जाएगा, n मतलब जो यहाँ पे है हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि इन्वर्स होता है ना तो उल्टा करते हैं। तो n लिथियम अपॉन n हाइड्रोजन, और ये सामने है तो ZH/Z लिथियम,
पुट कर लो। वी अपन को गिवन था हाइड्रोजन का, लिथियम का पूछा था, इसका थर्ड है ऑर्बिट, इसका फर्स्ट है, जेड हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर। सॉल्व कर लो, वी आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इफ़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन इन रिवोल्यूशन राउंड द हाइड्रोजन। तो देखो टाइम पीरियड जब भी आपसे पूछता है तो टाइम पीरियड एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होता है। एन क्या है, ऑर्बिट है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो टी क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T3। ठीक है, यही तो पूछा है ना, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का पूछा था रेशियो। तो T2 अपॉन T3 और यहाँ पे हम लिख लेंगे N2 क्योंकि ऊपर है तो इसलिए इसके सामने N2 N क्यूब अपॉन N3 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सेकेंड के लिए सेकेंड ऑर्बिट गिवन है, और ये 3 का स्क्वायर तो 8 अपॉन 27। ठीक है, ये देखते हैं। रेडॉक्स भी देख लेते हैं, फिजिकल में ही हमने लिया है। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब कैसे पहचानोगे, पॉजिटिव चार्ज में अगर इंक्रीमेंट हो तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट हो तो रिडक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ ये ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ पे हम निकालेंगे और यहाँ पर भी ये +6 आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 है, ये भी 6 है, ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। बाकी सब में देखो यहाँ मैग्नीज +7 में है, यहाँ +5 में, सॉरी मैग्नीज +7 में, यहाँ +4 में। तो इसका क्या हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट मतलब रिडक्शन, और यहाँ -1 है और यहाँ पे आयोडीन +1 है, ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स है और ये भी रेडॉक्स है। आप देख लो क्लोरीन 0 में है और यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 में होगा। तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो यही एकलौता है जहाँ पे रेडॉक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ MnO4। तो देखो MnO4 और ऑक्सिलेट की बात कर रहा है, तो जो गिवन हो n × n फैक्टर, कब ये यूज कर लो। मोलैरिटी ये फार्मूला मैंने सारे होते हैं जो यहाँ पे लिख दिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल, तो नंबर ऑफ अगर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इक्वल टू रिड्यूसिंग करना है। अब ये सारे फार्मूले आप लिख सकते हैं इस यहाँ पे। अगर मोल इंटू n फैक्टर गिवन है सवाल में तो ये वाला यूज कर लो, मोलैरिटी वॉल्यूम इंटू n फैक्टर है तो ये वाला यूज कर लो। ये तीनों फार्मूले यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें देखो गिवन है 1 मोल MnO4 का है, 1 मोल। एसिडिक मीडियम बोल दिया तो वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, बैन याद रख लो। 153, बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3। ठीक है, MnO4 का। और ऑक्सिलेट का मोल पूछा था और इसका ऑक्सिलेट का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। ये +3 में है, ये CO2 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका चेंज इन n फैक्टर कितना है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और कितने कार्बन है, 2, तो n फैक्टर 2 होता है। 5/2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये बोला है सारे एसिड है तो बोला है नॉर्मलिटी। तो देखो सभी एसिड है तो ऐड कर लो, N1 V1 N2 V2 N3 V3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये आंसर ये आ गया टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे 23/115 1/5 n इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो ये क्या किया है हमने, द न्यूट्रलाइजेशन ऑकर, मतलब एसिड बेस है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट वाटर बनेगा। ये गिवन है 0.1 मोलर और वॉल्यूम गिवन है, ये भी गिवन है इतना और वॉल्यूम गिवन है। तो इसको मोल इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट रहेगा। ध्यान से देखना, सॉरी ये मोल इंटू वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आएगा। ठीक है, मोल नहीं मोलैरिटी गिवन है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है, एसिड के इक्विवेलेंट निकाल लो, बेस के इक्विवेलेंट। मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। तो मोलैरिटी इतना है एसिड के केस में, वॉल्यूम इतना है, n फैक्टर कितना है, n फैक्टर नहीं पता है। हाँ यहाँ पे मोलैरिटी है 30, कितना है 30 ml, वॉल्यूम 30 ml, मोलैरिटी इतना है। n फैक्टर बेस का देखो MOH ट्वाइस है तो कितनी OH माइनस है यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं 2, तो n फैक्टर 2 आ जाएगा। तो इसका n फैक्टर 3 हो गया। जितने H+ निकलते हैं OH माइनस वही n फैक्टर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये भी, इतने ml ऑफ K2Cr2 सॉल्यूशन इज यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ Fe2+ इन एसिडिक मीडियम। तो इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Fe2+ के, ये ऑक्सीडेशन होता है हमेशा +3 में। अच्छा फेरस ऑक्सीडेट गिवन है तो उसका n फैक्टर 3 होता है, ये भी याद रख लो। तो इसका m इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, इसका भी लगा लिए क्योंकि मोलैरिटी वगैरह गिवन है। तो ये 0.02 20 और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, K2Cr2 क्या हो, K2Cr2 वो 7 है। तो ये +6 से +3 में जाता है तो n फैक्टर हमेशा 6 ही आएगा। और इसका गिवन है, मोलैरिटी पूछा था, वॉल्यूम गिवन था, और n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, Fe2 से 3 में जा रहा है तो 1 का चेंज है,
एक आयरन है 1, तो n फैक्टर इसका 1, मोलरिटी आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो जब भी मतलब वैक्यूम का नाम ले ले या फ्री एक्सपेंशन का नाम ले ले तो वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, याद रख लेना ये चीज़। बोला है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड रिवर्सिबली, जब भी बोल दे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहाँ पे जो एंट्रोपी होता है वो NR/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है, NR/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। n गिवन है 2 मोल, R की वैल्यू कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी, और ln V फाइनल कितना है 20/2, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, इतना आ गया। और कैलोरी में ये R की वैल्यू कैलोरी में लिए थे तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब कितना है 100 जूल, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, या एक्सपेंशन हो तब भी उसका मतलब होता है नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब या सप्लाई टू द सिस्टम वो भी पॉजिटिव है, रिलीज नेगेटिव होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो Q क्या है 100, W क्या है -2, तो ये 100 आ जाएगा, हम -100। और चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था, तो इसका मैग्नीट्यूड साइन को हटा दो 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये सवाल बढ़िया है, इफ़ कंबक्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ CH4, मतलब कंबक्शन रिएक्शन आपको आनी चाहिए। देखो क्या होता है, इफ़ 4 ग्राम ऑफ CH4 लिबरेट इतना कैलोरी हीट, मतलब 4 ग्राम ऑफ CH4 है इतना, मतलब 4 ग्राम ऑफ CH4 लिबरेट 2.5 किलो कैलोरी गिवन है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 2.5/4। पूछा कितने के लिए था, पूछा था CH4, हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ CH4, तो CH4 क्या होता है भाई 16 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास टोटल, ठीक है। तो 16 ग्राम के लिए कितना है 16 × 2.5, ये आ जाएगा इतना कैलोरी। ये वही टॉफ़ी वाला रूल लगाना, 10 टॉफ़ी प्राइस 20 रुपये, तो एक टॉफ़ी प्राइस इतना, 15 टॉफ़ी प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे एक टॉफ़ी की प्राइस में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख, कभी भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए वर्क डन पूछे तो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ये बना है तो WABC है, तो ये क्या है एक तरीके का ट्रेपेजियम बन रहा है, ध्यान से देखो ऐसा दिखता है तो ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम नहीं सॉरी ये तो ट्रायंगल है ना भाई, ट्रेपेजियम बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमें एरिया इसी को तो बनाना है ABCA, अगर ये पूरा होता ना तो वो ट्रेपेजियम होता, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगा लो, हाफ बेस कितना ये है तो 3V, ये चेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3V1 - V, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइट, इसका हाइट 6P1 से P1 इतना, तो ये 5P1V1 आ गया। अच्छा क्लॉकवाइज होता है ये चीज़ तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव होता है, फिलहाल यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लफड़ा नहीं था। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज़ एन एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो भाई सारे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो लिख लो, जो साइज अमाउंट पे डिपेंड मैंने लिख दिए हैं जो सो दैट आपको याद हो। एनर्जी वाले सारे एक्सटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सिस्टम के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे और हमेशा एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो तो वो क्या होता है इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव है, दोनों एक्सटेंसिव है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों इंटेंसिव हो जाएगा मास, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट सप्लाइड 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ कभी अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आता है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है NCV डेल्टा T होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है 5000, n की वैल्यू गिवन है C, और T फाइनल, T इनिशियल, फाइनल 500, इनिशियल 300, तो CV की वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। एक सवाल ये ज़बरदस्त बनता है, कभी आपको ये बोलता है हीट गिवन है NCP डेल्टा T, तो अगर टेम्परेचर दो टेम्परेचर गिवन हो, आप समझ जाना इंटीग्रेशन करना है T1/T2 और NCP डेल्टा T है ना, तो यहाँ पे गिवन है 3 से 5 तक, सवाल पढ़ लो। और एक इक्वेशन गिवन है CP का इक्वेशन, तो CP का हमने ये वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। N अपने पास 1 है आइडियल के लिए, या ठीक है 1 मोल गिवन भी है, तो A कांस्टेंट है बाहर निकालिए, और T3 3+1 कर लेंगे इंटीग्रेशन 3+1, तो ये हो जाएगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, अपर लिमिट 5 रखेंगे T पे, लोअर लिमिट इतना, तो अपने पास आंसर 136 ही आ जाएगा। एक वैरायटी ये भी बनता है। अच्छा एंट्रोपी भी पूछता है तो वहाँ पर भी यही फार्मूला NCP डेल्टा T, CP का इक्वेशन गिवन होगा, इंटीग्रेशन कर लेना T1 से T2 तक, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा। चलो नेक्स्ट सवाल को पढ़ो। द डिसोसिएशन ऑफ CO2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ CO2, ठीक है। इफ़ 2 moles ऑफ CO2 इज टेकन इनिशियली एंड 40% ऑफ CO2 इज डिसोसिएटेड,
व्हाट इज़ द टोटल मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन गिवन है और हमेशा गैस को ही कंसीडर करना। सॉलिड वाले का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है इक्विलिब्रियम में। इनिशियल मोल है 2 0 0, ये तो बना नहीं होगा इनिशियली। कुछ समय बाद मान लो इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, 2 थे, 2 में से अल्फा डिसोसिएट हुए और जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो। अब जो डिसोसिएट हो रहा है वही तो बनेगा और जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई कर लेना। फिक्स प्रोसीजर है यही हर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी अल्फा स्टोइकियोमेट्री 1 है, मल्टीप्लाई कर लो। तो अल्फा गिवन है 40%, कितना डिसोसिएट हो रहा है फुल 40, तो 40 डिवाइड बाई 100, ये कट्टम कुट्टम 0.4 हो गया। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये हमने 0.4 वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे और एन टोटल कितना आ गया 2.4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगर QC, अच्छा ये QC क्या होता है, इसको सेम एज KC लिखते हैं, बस फ़र्क इतना है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है। तो QC की वैल्यू अगर KC ज़्यादा हो गया तो बैकवर्ड, QC लेस हो गया तो फॉरवर्ड, इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, एक वैल्यू गिवन होगा, एक आप फार्मूलाज निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें पता है जो KP होता डेल्टा NG होता है, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट पे गैसेस मोल। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 1 1, तो 2 माइनस 1 1 0 हो गया। B में देखो ये 2 है, ये 3 1, तो कितना 2 माइनस ये हो गया -2। C में देखो 2 1 3 और माइनस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, एक्सोथर्मिक बोल भी दिया है और एक्सोथर्मिक में हीट यहाँ पे लिखा जाता है प्रोडक्ट में पॉजिटिव। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो हीट कहाँ लिखा जाएगा, पॉजिटिव में। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर हीट पॉजिटिव में है तो यहाँ पे अगर हीट हम टेम्परेचर, ये बैलेंस इक्वेशन है ना एक्सोथर्मिक का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हीट पहले से था, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये किधर अपने आप को शिफ्ट करना चाहेगा, बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, और हमें बनाना क्या है, फेवरेबल कंडीशन बनाना है, मतलब NH3 बनाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड भेजेगा, नहीं ये फेवरेबल नहीं है, मतलब टेम्परेचर हमें घटाना है और प्रेशर हमेशा क्या करना है, प्रेशर हमेशा बढ़ाने पे ये जिधर कम नंबर, तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होना चाहिए, लोअर्ड होना चाहिए और प्रेशर हायर होना चाहिए। प्रेशर हायर होगा तो जिधर कम नंबर मोल्स ऑफ होंगे उधर जाएगा, तो दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गिवन है, बोला है KC क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। तो देखो इक्विलिब्रियम हो कहाँ रहा है, पहले ये देखो, यहाँ इस पॉइंट पे ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, तो जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे वहीं तो इक्विलिब्रियम आता है। तो इसकी वैल्यू ले लो और इसकी, ये क्या होता है रिएक्टेंट, ये क्या होता है प्रोडक्ट। चलो तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिया, रिएक्शन ये था प्रोडक्ट स्क्वायर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये था रिएक्टेंट, तो ये क्या आ गया, ये KC > 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो जो KP का रिलेशन होता है KP = KC r⁴ डेल्टा NG होता है। ठीक है, तो डेल्टा NG यहाँ पे निकाल लो, ये 1 है और ये 1 हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, KP/KC r⁴ डेल्टा NG इतना हो जाएगा। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, अपॉन कर लिया, तो ये ऊपर जाएगा, √ इसको लिख सकते हैं, तो B। हाँ, इक्विलिब्रियम का ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर टाइम वर्सेस आए तो ये तीनों इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर रेट वर्सेस टाइम हो तो केवल ये वाला ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ये सभी, रेट वाला ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक रिएक्शन गिवन है इतना, इनिशियल बोला है A कितना है इतना, और B बोला है A का वो मतलब ये जो है इसका 1.5 टाइम्स है, ये तो बने नहीं होंगे एट इक्विलिब्रियम। A - x स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई, 1.5 पे -x स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई, x इंटू स्टोइकियोमेट्री यही बनेगा, x इंटू 1। बोला है A और D इक्वल है एट इक्विलिब्रियम, तो A कितना है इतना, D इतना है, तो इक्वल कर लो, x की वैल्यू आ गई A/2। अब B निकाल लो कितना हो जाएगा, B ये है इक्विलिब्रियम पे 1.5, तो B अपने पास A/2 आ गया आंसर। ठीक है, और KC r⁴ डेल्टा NG होता है, तो KC हम निकाल लेंगे, KP/RT वैल्यू पुट कर लो, KP का गिवन है, R की वैल्यू सब कुछ दे रखा है। ये वाला सवाल है, N2O4 N2 गिवन है, टाइम 0 पे ये 1, अच्छा मोल इनिशियल नहीं गिवन है ना, तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसी को इनिशियल मान लिया करो, तो ये 1 0, T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा दे रखा है कितना % दे रखा है 50%, तो मतलब 0.5
ये 2 इंटू 0.5। मोल फ्रैक्शन निकाल लो, क्या होता है गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल इन दोनों का सम। तो ये आ जाएगा गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल सम। पार्शियल प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। और के पी लिख लोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर डिवाइड बाई रिएक्टेड। तो वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ गया ये। अब डेल्टा जी नॉट जो होता है माइनस आर टी एल एन की, माइनस आर टी एन नहीं होता है यहाँ पे, याद रखना है, गलती होती है। तो ये हो गया आर की वैल्यू, ये सब पुट कर लो, आंसर इतना आ जाएगा। अब देखो ई एच आई ये गिवन है आपको, ये इक्वेशन गिवन था, इसके लिए 8 गिवन था। तो इसको क्या किया गया, ध्यान से देखो, उल्टा किया गया। तो उल्टा करने पे 1/8 हो जाएगा ये, और हाफ से मल्टीप्लाई भी किया गया है दोनों में, ध्यान से देखना। इसको उल्टा किया गया और 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो तभी तो ये 1 हुआ है ना। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर लग जाता है, तो 1/64। ठीक है, नेक्स्ट हम आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pOH ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन इतना मोलर हाइड्रोनियम आयन। अब देखो हाइड्रोनियम आयन ये होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो इसी हाइड्रोनियम आयन को हम H+ भी बोलते हैं। ठीक है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें पता है क्या होता है, H+ इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसका दे रखा है हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों सेम ही होते हैं। OH- का निकल आया इतना, बस हो गया। और pH प्लस pOH क्या हो जाएगा, हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, निकल आएगा जो भी पूछा है। pOH पूछा है तो यहाँ पे माइनस लॉग, और ये कितना निकाला 10⁻⁻4, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 0.5 मोल ऑफ NaH इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ वाटर। देखो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन आपको कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोल दे रखा है, डिवाइड बाई वॉल्यूम 5 लीटर, तो अपने पास ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन। अब NaOH को डिसोसिएट कराओगे तो OH- कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इसको 1 से, जो भी कॉन्सेंट्रेशन इसका था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मान लो यहाँ पे 2 मिलता तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, मतलब टोटल जो OH का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻2 है। ठीक है, और हमें पता है H+ OH- इक्वल टू 10⁻⁻14, या इसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो H+ निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 10⁻⁻14, OH नीचे चला गया, तो यहाँ से H+ आ गया अपने पास ये, और pH की वैल्यू क्या होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये पुट कर लो, आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, ये होता है हाइड्राजोइक एसिड। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, H+ को रिमूव कर दो, H+ रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा N3- हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर कैसे बनता है, जो भी सॉल्यूशन है वीक एसिड होना चाहिए तो एसिडिक बफर, अगर वीक बेस है तो बेसिक बफर। ठीक है, और हमेशा याद रख लो, इसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन में वीक दिख गया तो समझ जाना वो बफर है, वीक एसिड। तो जैसे वीक एसिड कौन सा, NH4OH क्या है, वीक बेस है, मतलब बेसिक बफर होगा, आंसर यही हो जाएगा। या कभी कभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट गिवन होता है, ठीक है, वो हम चैप्टर में डिस्कस किए हैं। इसमें बोला है pK ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना गिवन है, मतलब pKa गिवन है इतना, pKb गिवन है इतना। कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट। तो देखो pH ऑफ अमोनियम एसीटेट क्या हो जाएगा, ये एसिडिक बफर है, कैसा बफर है, एसिडिक, क्योंकि वीक एसिड गिवन है। तो pH ऑफ जो एसिडिक बफर होता है ये क्या होता है 7+½ pKa - pKb, वैल्यू दे रखा है, तो 7+½ दोनों वैल्यू को आप माइनस कर दो। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में, ये देखो वीक एसिड है वीक बेस, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, जब भी वीक एसिड वीक बेस हो तो याद रखो ये, ठीक है, आंसर डायरेक्ट आएगा। ये वाला देखते हैं, इसमें बोला 0.1 मोलर ऑफ एक्वस HCl इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, मतलब द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मतलब M1V1, जब भी डाइल्यूशन होता है ना वहाँ पे क्या लगाते हैं M1V1, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 0.1 था, वॉल्यूम नहीं पता था। M2 क्या हो जाएगा, M2 हमारे पास यहाँ पे इंटू वॉल्यूम गिवन है, 10 टाइम्स डाइल्यूट किया जाता है, तो वॉल्यूम इनिशियल V था, इसका 10 टाइम्स 10 इंटू V, M2 आ गया इतना, M2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अब HCl जो था भाई ये एक H+ देगा और कॉन्सेंट्रेशन कितना निकाला इतना, तो 0.1 ही हो जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आया तो pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग H+, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये कैसे लगाना है। इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ Ag+ आयन इज सैचुरेटेड, मतलब इसको पहले गिवन है, इसको ब्रेक करके लिख लो, 2Ag+ CrO4 2-, ठीक है। और KSP कैसे लिखते हैं, ये जो स्टोइकियोमेट्री है 2s
और ये जो है यस, ठीक है। और इसको हम बाद में पावर भी लगा देते हैं स्टोइकियोमेट्री, तो ये पावर लगा हुआ है, यहाँ 1 था तो 1। अब आप नोटिस करो यहाँ पे अगर 2 मोल Ag+ था, मतलब 2 मोल Ag+ था, तो CrO4 Ag के कितने मोल रिक्वायर्ड थे? 1 मोल रिक्वायर्ड थे। या 1 मोल Ag+ के लिए कितना रिक्वायर्ड था CrO4? हाफ रिक्वायर्ड था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आधे हैं। जब ये दुगना है तो ये आधा है, सीधी बात। या ऐसे सोचो, इसको हम इससे रिलेट करेंगे, तो अगर इसका डबल है तो ये कितना है? 1 है, आधा। ये डबल है तो ये आधा, तो ऐसे समझो। यहाँ पे कितना था? इतना था, तो ये क्या होना चाहिए? इतने का आधा, तो हम इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आधा ये आ गया, ठीक है। आधा यही तो होगा, ये स्क्वायर तो इसके अकॉर्डिंग लगाए हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक गिवन था ना, इसका आधा ये हो गया, KSP अपने पास ये आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन H+ या H3O+ को यही बोलते हैं, गिवन है, ठीक है। और OH- का पूछा है, तो OH- का क्या हो जाएगा? KW H+ इंटू OH-, तो KW की वैल्यू फिक्स है और यहाँ पे H+ की वैल्यू दे रखी है, OH- आ जाएगा। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, जैसे एसिटिक एसिड। और यहाँ पे क्या होता है? अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K/C होता है। K कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, जो भी गिवन होगा। तो हम देख पा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड वॉल्यूम, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को 1/V लिख दिया। फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा? ये, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कभी भी अगर एसिड हो या बेस, अगर मान लो दोनों एसिड है, जो भी मिक्सचर हो गिवन है, तो ऐड करने का, एसिड बेस हो तो माइनस करने का, जो वैल्यू ज़्यादा हो उसको माइनस कर देना कम में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एसिड है दो, तो हमने इनको मोलैरिटी वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू दोनों एसिड को ऐड किया और बेस जो था उसको माइनस कर लिया। और इसमें एसिड को ही हमने इधर रखा पॉजिटिव साइड, क्योंकि एसिड के नंबर ज़्यादा थे, तो ये आ जाता है ये अपने पास, और pH- log H+ निकालते तो ये H+ की वैल्यू ये थी, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला है सॉल्यूशन है pH 9 है pH, मतलब हम H+ लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻ pH, और pH इतना गिवन है। इट इज़ 100,000 टाइम्स मोर बेसिक देन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, 1000 टाइम मोर बेसिक देन ओरिजिनल, मतलब H+ जो है इसका 10⁻⁻6 मोलर है ना। तो pH क्या हो जाएगा? इतना +6 हो जाएगा, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। या pH बराबर 9 था तो pOH कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि pH + pOH कितना होता है? 14, तो pOH आ गया 5। OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁻ pOH, 5 आया, pOH हो गया। और OH- आपके पास ये दे रखा है ना, और हम इसको pOH की वैल्यू पूरा ये सॉल्व करें, pOH की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, और pH + pOH ये, तो ये वाला ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एन अमाउंट ऑफ इतना मोल, ये एक बेस गिवन है, इज मिक्स विथ HCl, मतलब बेस है मिक्स किया जाता है एसिड के साथ, तो ये लोन पेयर अटैक कर लेगा एसिड पे H+, ये बन गया। इसके इनिशियल मोल गिवन है, लिख लो। ऐसे केसेस में हमेशा इनिशियल मोल लिख लो। फिर एन स्टार, मतलब ये कितने मोल रिएक्ट किए, तो जो गिवन होता है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया करो। अब देखो कौन सी वैल्यू कम है, तो जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब वही रिएक्ट करेगा, वही रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एन फाइनल कैसे लिखेंगे? जो भी ये था इसको लिमिटिंग को माइनस कर दो, और स्टोइकियोमेट्री को ओवरऑल मल्टीप्लाई करना न भूलना, ये तो ख़त्म हो जाएगा पूरा 0, और ये ख़त्म होगा तो वही तो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में इतना बनाए। अब ये हमें पता है pOH बेसिक बफर है, क्योंकि वीक बेस है, तो P के भी log सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, ठीक है। सॉल्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो 0.8 ये आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। नहीं दे रखा है, कहाँ दे रखा है? ये वाली वैल्यू अभी तो निकाला आपने, सॉल्ट ही है ना, ये ख़त्म हुआ तो यही बनेगा, तो 0.8, और उसके बाद ये वैल्यू आप रखो, मतलब n/b, और उसके बाद इसका भी n/b, अपने पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने सॉल्व करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इज y मोल डेसीमीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये है, इसको ब्रेक कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, अब बैलेंस ही कंप्लीट कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6, यहाँ 3 से बैलेंस, KSP क्या हो जाएगा? 2s और ये स्क्वायर 3s पावर क्यूब,
तो KSP जो भी स्टॉइकियोमेट्री होता है उसको ऐसे करके लिख लिया करो पावर में लगा के। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 जा ये अलग अलग, और फिर अपने पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रख लो, ग्राम पर लीटर, अगर मोल पर लीटर में है सॉल्युबिलिटी, ग्राम पर लीटर में चेंज करना हो तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लेना। ये गिवन था तो इसको डिसोसिएट किया ऐसे क्रॉस करके, KSP लिखेंगे तो वही 3s³ 2s² जो यहाँ पे स्टॉइकियोमेट्री है पावर। KSP क्या हो जाएगा 27, 3 3 27, 27 और 4 108, और s³ s² 5 हो जाएगा। KSP और लिखेंगे, ये S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू x ग्राम पर लीटर गिवन है, देखो सवाल में गिवन है x ग्राम पर लीटर। तो हम एक काम कर लेंगे, इसको x अपॉन मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल पर लीटर में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्राम पर लीटर में था तो उल्टा हो जाएगा ना, मोल पर लीटर में लाने के लिए डिवीजन, ग्राम मोल से इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई। तो हमने ये वैल्यू पुट कर ली एस की यहाँ पे ये वाली, और ये अपने पास इक्वेशन आ गया सेकेंड। 1 और 2 से हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस इन 0 पॉइंट इतना, तो HCN है H+CN-, तो सीधी सी बात है वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू Ka/C। वीक एसिड के लिए डायरेक्ट फार्मूला, Ka क्या है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हम दे देंगे 0.1 और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और CN माइनस क्या हो जाएगा C इंटू अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अरे वो याद है ना, मतलब C ये 0 0 फिर C माइनस अल्फा और ये C अल्फा बनेगा, तो ये कितना आएगा C अल्फा आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही H+ जब होता है तो उसका भी C अल्फा होता है, डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट सवाल, अगर वीक एसिड वीक बेस गिवन है, जैसे यहाँ पे देखो ये वीक एसिड है और वीक बेस गिवन है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। वहाँ पे वीक एसिड वीक बेस था, यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस हो, तो अभी तो किया था हाँ ऊपर ही pH 7 + ½ pK - pKb। ठीक तो है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे डेल्टा H याद रख लो भाई, हर बार सारे सवाल पूछे गए, H 0 होता है, डेल्टा V 0 होता है, और डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G लेस देन 0। ठीक है, ऑलवेज ये तो फिक्स है आइडियल के लिए। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट होता है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच, वो इक्वल होता है सॉल्यूशन में जो होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट याद बता देता हूँ। ये गिवन है XCM YN MX गिवन है। टाइम 0 पे क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाता हूँ। ये जो गिवन है उसको लिख लो 1 0 0 इनिशियल, कुछ समय बाद मानते हैं अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, यहाँ जितना है उसको लिख लो, और ये जो डिसोसिएट हुआ वही बनेगा, इसको लिख लो। यहाँ पर भी अल्फा इंटू एन यहाँ पे। अब एन टोटल निकाल लो, इसको सम करो, ये आ गया। आई क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल मोल, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल यही आया, इनिशियल कितना था ये था। तो बस अब इसी के अलग अलग फॉर्म है, ये जो गिवन है ये सारे सही है। या डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, अल्फा बराबर I-1/n-1। एन क्या है पता है, ये जो स्टॉइकियोमेट्री होते हैं टोटल। ठीक है, एसोसिएशन में 1/n हो जाता है। नेक्स्ट देखो पाई जो होता है ICRT होता है, तो नंबर ऑफ आयन जितने हो जाएंगे आई उतना ज़्यादा हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा। BaCl2 को ब्रेक करोगे 1 2 3 आयन्स मिल रहे हैं। सुक्रोज का 1 होता है इसमें, यानी 1 1 कितने 2 हो गए, तो किस में ज़्यादा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ऑप्शन BaCl2 ज़्यादा, NaCl फिर सुक्रोज। नेक्स्ट देखते हैं, KH जो होता है डायरेक्ट याद रख लो, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली होता है, KH की वैल्यू ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे अब लीस्ट सॉल्युबल पूछा है, तो लीस्ट सॉल्युबल आप देखो कहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो KH है वो पहले वाले केस में, तो सॉल्युबल भी ज़्यादा होगा, इन्वर्स होते हैं ना, KH ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा लीस्ट। अब बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला डेल्टा TB = KB × M। अच्छा आई तब लेना जब बोला हो क्वेश्चन में या इलेक्ट्रोलाइट लिखा है गिवन है, नहीं गिवन है तो 1 लेके चलना। डेल्टा TB क्या होता है ध्यान से देखना, KB × मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 10 डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा 100 गिवन है, और सॉल्यूशन कितना है वाटर सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 100 डिवाइड बाई 1000 kg में चेंज करने के लिए, यही तो होता है ये फॉर्मूला, तो KB निकल के आ जाएगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो I के डायरेक्टली होता है, I × M के डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो 0.1 मोलर KNO3 है, तो इसको हम 1 3
तो आई इंटू एम, मोलैलिटी होता है ना, आई इंटू एम बोले तो मोलैलिटी गिवन है यहाँ पे सबका 0.1 मोलर, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो इतना है। इसको तो भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसकी आई की वैल्यू 1 होती है, तो 0.2 ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2, ये हो गया। तो देखो कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, NaCl में ही तो ज़्यादा दिख रहा है 0.4, तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमेशा याद रख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर डज नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, याद होना चाहिए, और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं इसी के होते हैं। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और हमने पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सेप्ट वो भी बताया है ट्रिक, वो जाके प्ले लिस्ट में देख लो। जहाँ पे टेम्परेचर दिख जाए, वॉल्यूम दिख जाए, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो कौन सा है, मोलैरिटी के फार्मूला नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड वॉल्यूम, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है ये K2SO4 सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है। ठीक है, तो आइसोटोनिक होने के लिए क्या होता है पता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, और अगर कभी बोल दे हाइपरटोनिक है तो पहला ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा दूसरे से, और हाइपोटोनिक लेस हो जाएगा। तो ये आइसोटोनिक वाला केस बड़ा ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज के लिए तो आई की वैल्यू 1 होती है, ICRT लिखते हैं ना, RT तो दोनों में कॉमन है तो उसे हटा दो। यहाँ पे आई की वैल्यू 1, ये इसका K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, आयन कितने 2 और 1 है ना, K2SO4 हाँ 2 और 1 3, तो 3 - 1, और आई की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, यहाँ से निकलेगा ये C दे रखा है इसके लिए, सॉरी ग्लूकोज के लिए इतना, C इसके लिए दे रखा है इतना। ठीक है, और यहाँ से ये हमने आई की वैल्यू निकाला 5/2, तो ये 5/2 रख दिया, आयन से यहाँ 2 और 1 3 थे रख दिया, तो अल्फा = 3/4 75%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है 2 सॉल्यूशन A and B प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X and Y, दोनों का वेट कितना है 1 ग्राम दिया है। ठीक है, इन 1 kg ऑफ वाटर, और ये भी बोला है कि दोनों के लिए सॉल्वेंट है 1 kg। तो डेल्टा TF A के लिए कितना हो जाएगा पहला इक्वेशन, B के लिए दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड कर लेंगे तो ये रेशियो जो बोला है वो कितना गिवन है 1/4, तो इसके लिए पुट कर लेते हैं, क्या होता है IKF इंटू एम, मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोल्स है इतना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg m है, और ये हमारे पास ऐसे इस पर हमने पुट कर लिया सेम चीज़, ये वैल्यू के कट्टम कुट्टम, और ये अपने पास मास ऑफ A है ना सॉल्वेंट, मास ऑफ B, और ये अपने पास आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B आपको होगी, सॉल्वेंट कहाँ गया, सॉल्वेंट तो कॉमन था तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा दोनों केस में। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा या 0 पॉइंट इतना। अब मज़े की बात है लोग यहीं पे आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा 1/4, नहीं भाई इसको डिवीजन करो, आएगा 0.25 और 0.25/1, ये आंसर लेना था। तो ये बड़ी बारीक चीज़ थी, यहाँ पे धोखा ऑप्शन में गिवन था, आप धोखा खा जाते, 4 का 1 में डिवीजन करोगे तो ये आएगा, और फिर ये रेशियो लो तो अपने पास हो जाएगा। समझ आया भाई, और इसको उल्टा कर दोगे MA/MB करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर आएगा ये नीचे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्वस हैज़ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बड़े ही फेमस क्वेश्चन होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, L2SO4 को ब्रेक करोगे n = 5, ग्लूकोज का तो 1 ही होता है, Ki यहाँ पे 2 और K2SO4 3, तो क्या हो जाएगा लोवेस्ट किसका हो जाएगा पहले का, क्योंकि आयन ज़्यादा तो लोवेस्ट हो जाएगा। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर 80%। तो मान लो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है P0A - PS/P0A = Xib। तो देखो ये इनिशियल में कितना रहा होगा भाई 100 रहा होगा, और बाद में कितना रिड्यूस हो जा रहा है 80%, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 80% डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 20/100। और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, डाइल्यूट कैसे पता करोगे जब सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा हो सॉल्यूट से, पर आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप पूरा लिखो NB/Na + NB, तो ये लिख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, आपका कहीं 10 तो नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए इसको टिक नहीं कर रहा, हाँ ये अप्रोच अपना सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला, इसमें भी आपको ये पूछा है कि मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी। तो एक चीज़ याद रख लेना, ये जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो होता ही है, साथ में मोलैलिटी के टर्म्स पूछे तो मोलैलिटी इंटू 18/1000। भाई ये डिराइव करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको याद रखो, मैं कहूँगा एज ए रिजल्ट। तो ये बोला है कितना हो जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोवर्ड बाई 5%, मतलब रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये पूरा क्या हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले में 10 ग्राम आंसर आएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो हमने कराया था तो सुपर 45 में कितना आ गया था, 8 आ गया था, है ना, मैंने मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन में, तो याद रख लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये आपने रखा तो ये 5% रिड्यूस हो जा रहा है। क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लोवर्ड, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला है। तो ये टोटल वैल्यू कितना 5% का निकाल लोगे, इनिशियल मान लो P0 था तो उसका 5% निकालोगे तो 5/100, तो ये हो जाएगा। और इनिशियल मोल कितने था वेपर प्रेशर, P0 प्योर का, मोलैलिटी इंटू 18/1000 जो भी पूछा है, तो मोलैलिटी अपने पास इतना निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखो इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर ऑफ AgNO3। तो देखो AgNO3 में, इसमें Ag प्लस में है तो डेफिनेटली इसका रिडक्शन होगा Ag में। अब हमें पता है नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू क्या होता है, E0 रिडक्शन माइनस 0.06 या 0.059 भी लिखते हैं कभी कभी, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट सॉलिड है तो उसको हम 1 ले लेंगे, इसका वैल्यू दिया है कॉन्सेंट्रेशन का 0.1, बस आंसर आ गया। E0 ऑप्शन नंबर ये माइनस लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई सेल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमें ये नस्ट इक्वेशन पता है, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो E0 निकल के आएगा वो ये हो जाएगा, डायरेक्ट याद रख लो, कभी केसी पूछता है फॉर्मूला में। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड पूछा है द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करेंट 965 एम्पियर। ठीक है, देखो ये फैराडे लॉ होता है, W इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। ठीक है, और W इक्वल टू ZIT होता है, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, हम बताते हैं। तो बोला है मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ Cl2, तो इसका निकाल लो, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल इतना है तो वेट अपने पास, और Cl2 का मोलर मास इतना हो जाएगा, तो ये अपने पास इतना निकल गया। अब टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके फॉर्मूले से, W/ZIT। ठीक है, और ये हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये W है, W 35.5। ठीक है, ये निकाला, और ये Z क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 965, ये फैराडे होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर, और यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा, क्लोरीन है तो 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बैलेंस करने पे, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 96 पूरा सॉल्व करने पे तो टाइम अपने पास 100 सेकेंड आ गया। अब सिंपल सी बात है, हो गया टाइम, सब कुछ तो ईजी था। और ये हमेशा टाइम 100 सेकेंड कब आया, यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू भी पुट की है। ठीक है, आई की वैल्यू दिए था ना 965। नेक्स्ट, द डिज़ायर अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ऑब्टेनिंग 1 मोल ऑफ Al। तो देखो जो 1 मोल ऑफ Al, यहाँ पे Al3+ ऐसे लिख सकते हो, तो आप डायरेक्टली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उसको फैराडे से रिलेट कर सकते हो, मतलब 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो या 1 मोल से 3 फैराडे बोल सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन होता है डायरेक्टली फैराडे बोला करो, 1 मोल इक्वल टू 1 फैराडे। तो द चार्ज ऑब्टेन 5 कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। फैराडे की वैल्यू 96500 होता है, 1 कूलम में आ जाएगा आंसर। और इलेक्ट्रोलिटिलिसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। हाँ, ये कोलराउस लॉ पे है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दिया है सबका मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इनफाइनाइट, और पूछा किसका है, AgCl का। तो AgNO3 को ब्रेक करोगे तो Ag + NO3 NaCl को ऐसे ऐसे, और हमें कुछ भी करके इन इक्वेशन का यूज करके AgCl बनाना है। तो एक काम करें, हमें AgCl चाहिए तो मतलब Ag + Cl- चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हमने फर्स्ट सेकेंड को ऐड किया। फर्स्ट सेकेंड को ऐड क्यों किया, ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकेंड को ऐड और थर्ड को माइनस, तो थर्ड को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी पूरा। NO3 से एक कट्टम कुट्टम हो जाएगा, Na से एक कट्टम कुट्टम हो जाएगा, बचेगा ये, जुड़ जाएगा, बन गया ये। तो बस ये कट्टम कुट्टम, और इसके लिए वैल्यू गिवन थी इतना, इसके लिए इतना, और थर्ड के लिए इतना, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा।
कि मैं जितना स्टार लगाने कहूँ उतना लगा लो भाई, सब भूल जाना, ये मत भूलना, बहुत पूछता है। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दे रखा है सबका स्टैंडर्ड, है ना। जिसका नहीं गिवन होगा उसका लिख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ए से इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो पहले इसको रिडक्शन बनाओ, ये पॉजिटिव है तो रिडक्शन बनाओगे, ये ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव दे रखा है, उल्टा करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू सो है, सबको ऐसे लिख लो। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, इन्वर्स होता है। तो बस ये ऑर्डर हमने लिख दिया, बहुत बार पूछता है। ये होता है भाई डिबाई हकल थियरी जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन B/√C, y=mx/c होता है। स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए ग्राफ ऐसे आएगा, तो ये याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे तो ये आता है ग्राफ। सेल कैसे होता है? लेफ्ट साइड लोन से याद रख लो, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने पास सॉलिड से सॉलिड है, एक्वस है। तो एक काम कर लो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको लेफ्ट साइड लिखो, रिडक्शन हो रहा है राइट साइड, बस ऑप्शन नंबर ये मैच करा लो। नेक्स्ट, अब हमें पता है कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो T12A0 सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो T12A0 का ग्राफ फॉर्मूला होता है 0.693/K, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन पे A0 डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, तो सही बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये देखो कांस्टेंट बता रहा है T12 लाइक, तो हो गया, फार्मूला में ही दिख रहा है A0 है ही नहीं, तो ऐसे बना दिया। ये है ब्रह्मास्त्र, K मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। जो भी ऑर्डर पूछे, जीरो ऑर्डर पूछे तो n की वैल्यू 0 पुट कर लो, n 0 पुट कर लिया, ये आ गया जीरो ऑर्डर की यूनिट। 1 पुट कर लो तो वो ये आ जाएगा, 2 पुट कर लो, ये 3 यूनिट अपन याद करते हैं ऐसे ना, ये याद रख लो, सबका यूनिट आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50%, मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो तो कभी कंप्लीट नहीं होता, याद होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम पे, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, याद होना चाहिए। हाँ ये देखते हैं, फॉर ये बहुत ही मज़ेदार सवाल होता है। एक रिएक्शन है ए से बी, तो इसका रेट लिख लो, रेट ए के, रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, और यहाँ पे x पावर b y पावर, हमें पता नहीं है ना पावर क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो जो स्टोइकियोमेट्री होते हैं उसको लगा लेते हैं, एलिमेंट्री नहीं है तो ऐसे लिखो। अब बोला है जब रेट 4 टाइम्स होता है, सवाल पढ़ो आप, तो ये 4 टाइम्स हो जाता है जब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल होता है, और बोला है 4 टाइम्स ही रहता है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होता है। तो बताओ इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ये x है विथ रिस्पेक्ट टू ए, y है विथ रिस्पेक्ट टू b। तो कुछ भी इनको सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, x y की वैल्यू करो, तो x की वैल्यू 2i, और सेकंड और थर्ड को डिवाइड करोगे, साफ साफ दिख रहा है कट्टम कुट्टम हो जाएगा, 1/2i बचेगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास 0। तो बस x के विथ रिस्पेक्ट टू x2 मतलब a 2 और a b के y। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे हाईलाइटेड फार्मूला ये है, याद रख लेना, टाइम वाला 2.303 के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। सब कुछ दे रखा है, ये अपने पास 1 है इनिशियल, ये कुछ समय बाद है, टाइम दे रखा था 20, निकाल लो, आ गया। अब जैसे ही आ गया ये आपके पास t के बराबर क्या होता है 0. ये हाफ लाइफ का फार्मूला होता है, यहाँ से ही आ जाएगा, है ना। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझो इसको। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 100 मिनट, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो एक काम करो, 90% कम्प्लीट हो रहा है तो इनिशियल हम मान लेते हैं 100 है, और कुछ समय बाद कितना हो जाएगा 100 - 90, ठीक है, क्योंकि 90% कम्प्लीट हो रहा है ना, तो ये 10 बचा, तो टी हाफ 0.693/K हमने लगाया, ठीक है फार्मूला। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया 0.6, यहाँ से के की ये हमने इस पे रख दिया, के की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन इससे जुगाड़ हो पाएगा क्या? नहीं। एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का ये लगाते हैं, t = 2.303/K, यहाँ से हमारे पास ये 100 टाइम दे रखा है, टाइम 100 मिनट, हाँ। के की वैल्यू तो हमने निकाल लेंगे, एक सेकेंड, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, कुछ समय बाद कितना बचा था 10, तो यहाँ से के आ गया अपने पास इतना, सही है, के आ गया, और जैसे ही के आ गया तो हम ये वाली के की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो टी हाफ लाइफ आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, ये है, बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन ये फॉरवर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये भाई कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये हमेशा याद रखना, ये फिक्स रहेगा।
अब देखो रेट वाला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन गिवन है, तो रेट कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलते हैं अपीयरेंस। कैसे लिखते हैं? जैसे इसका 1 है ना, स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो -1/dA/dt 1 लिख दो। जो स्टोइकियोमेट्री, और नेगेटिव क्या बताता है? डिसअपीयरेंस। और ये दे भी रखा है यहाँ पे फिलहाल के लिए। अगर हम इसका कंप्लीट रेट लिखेंगे तो -1/1 नेगेटिव, इसका -1/2, 2 है तो 2, प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव, +1/6 DC प्लस 1/2 DT। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी, सॉरी ये दे रखा था, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, हमने रिलेट किया इसको, तो एक काम किए, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वैल्यू दे रखी थी, हमने पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था। कैटलिस्ट क्या करता है भाई? रेट इन्वर्सली होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, तो रेट बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30% में कंप्लीट हो रही है इन 30 मिनट में। तो हाफ लाइफ बताओ, तो टी हाफ लाइफ ये होता है। तो हमारे पास ये आ गया 58, और के हमारे पास ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये 30 मिनट दिया था टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लो, 30% कंप्लीट हो रहा है, बचेगा कितना? 70। तो ये आ गया के। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हाँ ए से बी है, मान लो ये गिवन है। ठीक है, बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई अ फैक्टर, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इतना इंक्रीज हो जा रहा है, और ये कब इंक्रीज हो जा रहा है? जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 हो रहा है, तो बढ़ा दिया 1.5 यहाँ से। अब दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर है 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया, ये देखो भाई, इससे 2 सेकेंड में आंसर आ जाएंगे, है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मैं इधर आपको लिखता हूँ, इसको मत भूलना, कुछ भी भले भूल जाना है। देखो डायरेक्ट आंसर आते हैं। जेई का सवाल का ट्रिक दिखाऊंगा आएगा। 75% के लिए 2T हाफ होता है, 250% मतलब T हाफ, 90 के लिए ये ऐसे सबका लिख दिया, ये डायरेक्ट फार्मूला। और एक तो ये जनरल इक्वेशन है, मैं कहूँगा इसको याद रख लो। तो जैसे ये क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? रेट लॉ, ये फार्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम T और इनिशियल माइनस KT। तो ये दे रखा था, सवाल में पढ़ो, और K भी दे रखा था, टाइम कितना था? 10 मिनट। तो 10 मिनट को 60 सेकेंड में चेंज कर लिया, आंसर सेकेंड में है ना। तो ये इतना आ गया, आंसर हो गया। यही तो पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम AT पूछा था, आ गया 0.4। फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% में कंप्लीट हो रहा है, तो 75% क्या होता है? 2 × T/50, या T हाफ बोलते हैं। T50 आपको दे रखा है, पूछा था, हाँ T हाफ पूछा था, और ये दे रखा था कितना? 32 मिनट दे रखा था, तो आंसर आ गया 16 मिनट। ये सवाल भाई मैंने कोई कमेंट किया था कि भैया इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो क्लैरिटी के साथ, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, इसको बता देते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जो भी आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखना, आपको गिवन है NA और यहाँ पे क्या है? MB गिवन है। ठीक है, तो टाइम 0 पे हमारे पास मोल कुछ पता नहीं है, तो हम इसको जो स्टोइकियोमेट्री उसी को मान लेते हैं 0, और टाइम T पे हमारे पास कुछ मान लेते हैं, कुछ मोल घट जाएगा, N-X इंटू हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। ठीक है, N, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? जो घट रहा है वही बनेगा, और स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करके लिख लो। इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई इक्वल हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है ना, तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या गिवन है? A इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो A कितना है अपने पास? कुछ समय बाद N-NX है, और B कितना है अपने पास? MX है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और X की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। N को ऐसे ही रहने देते हैं, MX, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस NX। ठीक है, और यहाँ से N, और इसको हम कॉमन क्या कर सकते हैं? X कॉमन कर लो, M+N आ गया। ठीक है, तो M+N आ गया, तो इसको हम X की वैल्यू लिख सकते हैं N/M+N हो गया। ठीक है, ये आ गया X की वैल्यू। पूछा क्या था? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पूछा था। ठीक है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई? B का आपने माना था कितना लिखा था? देखो X × M, X × M था, X की वैल्यू आपने निकाल ली, N/M+N × M हो जाएगा। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे देख लो, जो भी है आप पुट कर लो यहाँ पे। ठीक है, B के हमारे पास ये आ गया, मैच करा लो जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो,
अब जो भी होगा, चलो आगे देखते हैं। और इन्होंने यहाँ पे ये मान लिया होगा, ए नॉट है तो इसको ए नॉट मान लिया था, है ना, बस इतना फ़र्क है, ठीक। तो यहाँ पे एन जहाँ पे है वहाँ पे ए नॉट आप लिख सकते हो, तो भी आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, कंसीडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में आपको याद होना चाहिए प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट का कम होता है। और डेल्टा एच ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होता है, फिक्स है, और हमें पता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। तो बताओ ये हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं बैकवर्ड, ये क्या है फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड है, ये वाला बैकवर्ड है। तो हमें बनाना है पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड ज़्यादा होना चाहिए बैकवर्ड से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और लास्ट सवाल है भाई, ये पूछता है जब भी ऐसा सवाल आए, कई सारी स्टेप की रिएक्शन लिखी हो, आप हमेशा स्लो स्टेप को देखना। सबसे पहले स्लो स्टेप ये है, इसके अकॉर्डिंग रेट लिख लो। तो ये वाला रिएक्शन का हमने लिख लिया रेट। रेट कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ये जो ये और पावर में लगा लो। स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ए क्या है, इंटरमीडिएट। क्यों, कैसे पहचानें कि आपको ए इंटरमीडिएट है, जो मेन रिएक्शन है उसमें B2 तो गिवन है, ए नहीं गिवन है, मतलब ये बीच का भाग है कोई, तो आपको ए की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो भी रिवर्सिबल है ये इसको लिख लो, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, और ये ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हम बेसिकली इसमें करते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये हाफ हो गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये पुट करना इक्वेशन इसमें फर्स्ट में पुट कर लिए, और ये अपने पास इसको तो हटा दो, ये ऑर्डर 1 और 1 टोटल ऑर्डर 3/2 आ गया। तो बस ये रहा भाई, हमने पूरी कोशिश की है जी जान लगाने की, है ना, जल्दी जल्दी सिखा दूँ। और ये रहा आपका पूरा 100 क्वेश्चन, आप एटलीस्ट इसको तो याद करके ही जाना, ठीक है। याद मतलब सारे कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो थैंक यू एवरीवन। अब ऑर्गेनिक आएगा और इनऑर्गेनिक आएगा, उसके लिए भी इंतज़ार रखो। और भाई आप जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास, है ना, वो मतलब रोते हैं, परेशान होते हैं, और उन्हें हर्ट होते हुए देख स्टूडेंट को मुझे देखा नहीं जाता है ना, कि उन्हें लेट पता चल रहा है सही कंटेंट, वो पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। प्लीज़ आप सब तक भेजो, सो दैट सबका भला हो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।